हेलो दोस्तों, आई एम राम। और हम लोगों ने लेखपाल के लिए एक स्पेशल क्लास लगाई थी, जो कि लेखपाल स्पेशल थी। ग्रामीण विकास क्लियर है। तो ग्रामीण विकास में हमारी दो क्लासेस आ चुकी हैं। ऑलरेडी दो क्लासेस में बेसिक कवर हो चुका है कि ग्रामीण विकास में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको क्या क्या देख के चलना है। और एक क्लास सिलेबस की आ चुकी है, जिसमें हमने पूरे सिलेबस को डिकोड कर दिया है एक एक करके। तो आज की ये जो क्लास है, ये हमारी तीसरी क्लास है ग्रामीण विकास को लेकर। अगर आप चाहते हैं पूरा एक तरफ से बैकग्राउंड क्लियर होकर के आए, कि आपको पूरा बेसिक से लेकर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो आई हो कि आप जाएं प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और वहां से ग्रामीण विकास की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और अदर क्लासेस भी मिल जाएंगी, जैसे कंटेम्प्रेरी क्लास है, क्लियर है। कंटेम्प्रेरी क्लास चल रही है, पॉलिटी की क्लास चल रही है, इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है। तो आपको जो ये क्लासेस चल रही हैं, ये क्लासेस भी आपको एक्सेस हो जाएंगी, प्लेलिस्ट पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। और जो आगामी क्लासेस हैं वो भी आपको मिलती जाएंगी। तो आज को जो हमें पढ़ना है, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, वो है हमारा बैंक। ठीक है, क्योंकि हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ चुके थे, हम लोगों ने देख लिए थे, बैंकों के प्रकार देख लिए थे, ये सारी चीजें कवर हो चुकी थी, सारी चीजें कवर हो चुकी थी। लेकिन आज हमें देखना है बैंकों का इतिहास, कि बैंकों का इतिहास कैसा रहा है। और बैंकों के इतिहास से हमें ये पता चलेगा कि हमारी इंडिया की बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत कैसे होती है। क्या बात क्लियर है? क्योंकि आरबीआई का आना, फिर आरबीआई के बाद का भी इतिहास जो जारी रहा 1935, और या उससे पहले, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली आज की तो है नहीं, ब्रिटेन टाइम से बैंकिंग प्रणाली चल रही है ना। सहकारी बैंक वगैरह, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, ये सारी प्रणाली आज की नहीं है। कि अगर आप सोचें कि देश आजाद हुआ फिर आकर के बैंकिंग प्रणाली हमारे यहाँ आई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग देखेंगे ब्रिटिश टाइम से लेकर के आज तक का जो बैंक का इतिहास रहा है वो क्या रहा है। और कोशिश करेंगे ईच एंड एवरीथिंग कवर हो जाए आपका, कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो पहली बात 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का एस्टेब्लिशमेंट होता है। कब? 1770 में, यानी 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? कोलकाता, आज का कलकत्ता, क्लियर है। फिर उसी कड़ी में 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बनती है। बैंक ऑफ बंगाल का एस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? कोलकाता, यानी कलकत्ता। फिर उसी क्रम में 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे का एस्टेब्लिशमेंट होता है। क्लियर है क्या? पहले 1770 आपको याद रखना है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर 1806 याद रखना है, बैंक ऑफ बंगाल। फिर 1840 याद रखना है, बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर आपको याद रखना है 1843 बैंक ऑफ मद्रास। देखिए क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, मैंने आपको कई क्लासेस में क्लियर किया है कि आपको क्वेश्चन का माइंडसेट पढ़ना है और ट्रेडिशनल स्टडी से बाहर आना है। क्योंकि अगर आप सोचें कि आप ट्रेडिशनल स्टडी करते रहेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भूल जाइए सिलेक्शन भी, और बस स्टडी करते रहिए। तो आज के सिनेरियो को, आज के पैटर्न को समझने की कोशिश करें और उस पैटर्न को फॉलो करें, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। क्लियर है? 1840 में क्या होता है? बैंक ऑफ मद्रास का एस्टेब्लिशमेंट होता है। फिर बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर के इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया जाता है। कब? 1921 में। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट होता है। क्लियर है क्या? बैंक ऑफ हिंदुस्तान को नहीं, बैंक ऑफ बंगाल को मर्ज किया जाता है, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को उठा करके जोड़ दिया जाता है। और 1921 में किस बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। क्लियर है? अब देखिए, अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट होता है और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 से एसबीआई बन जाती है। क्लियर है? तो अगर आपको एसबीआई का इतिहास जानना है तो आपको यही निकल के आएगा कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर के बनाई गई थी, उसी का राष्ट्रीयकरण के बाद एसबीआई नाम पड़ा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए 1958 में क्या होता है। 1958 और 59 में होता क्या है, एसबीआई के सहयोगी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। 1958 और 59 में क्या होता है, एसबीआई के जो सहयोगी बैंक होते हैं उनका भी नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और फिर उसी के क्रम में 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। क्लियर है क्या? तो अगर आपको ये याद रखना है इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब होती है, तो 1865 में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे इतनी डेट याद ना हो तो इंपॉर्टेंट डेट आप याद कर लीजिएगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनती है। 1921 में बनने के बाद 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन होता है और एसबीआई बन जाती है वो। फिर एसबीआई बनने के बाद 58-59 में 1958-1959 में सहयोगी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। क्लियर है? और इसी क्रम में फिर 1865 में इलाहाबाद बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होता है, इलाहाबाद बैंक का निर्माण होता है। क्लियर है? इलाहाबाद बैंक का गठन किया जाता है। आगे बढ़े। फिर 1818। अब देखो 1818 में क्या होता है, अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक पहली बार सीमित शक्ति के साथ भारतीय प्रबंधन होता है इसमें, यानी कि मालिकाना हक तो नहीं मिलता। अभी भी इंडियंस को यहां तक बैंकों के अंदर मालिकाना हक नहीं प्राप्त हुआ था। ये सारा मालिकाना हक अभी तक ब्रिटेन के हाथ में ही था। कब तक? 1818 तक। क्लियर है क्या? जब अवध कमर्शियल बैंक बनती है तो उसमें केवल मैनेजमेंट का एक सीमित रूप में एक सीमित पावर दी जाती है कि आप पूरे मैनेजमेंट के अंदर राज तो नहीं कर सकते, लेकिन आप वहां बैठकर थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट ला ही सकते हैं। क्लियर है क्या? तो पहली बार अगर बैंकों के अंदर इंडियंस को प्रबंधन का मौका मिला तो कब मिला? 1818 में। आई होप बात क्लियर होगी। नेक्स्ट 1895 में क्या होता है, पंजाब नेशनल बैंक का गठन होता है, जिसमें देश का भारतीय प्रबंधन के साथ पहला बैंक होता है। यानी कि यहाँ क्या था, यहाँ सीमित शक्ति के साथ भारतीय प्रबंधन था, लेकिन यहाँ शक्तियों को अब फ्री किया जाने लगा। क्लियर है क्या? शक्तियों को क्या किया जाने लगा? फ्री कर दिया गया कि जो भारतीय मैनेजमेंट है वो अब पूरी तरह से क्या देखे, बैंकों को देखे। तो पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधन के रूप में पहली बैंक निकल के आई जिसमें भारतीयों का प्रबंधन था। भारतीय उसमें, इंडियंस उसमें मैनेजमेंट कर रहे थे। और पंजाब नेशनल बैंक का गठन कब होता है? 1895 में। क्या बात क्लियर है? फिर क्या होता है इस कड़ी में, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई स्वामित्व और प्रबंधन दोनों में भारतीयों का हाथ होता है। जबकि एसबीआई कब बन चुकी थी? 1955 में। ये मत कर देना ये गठन ईयर है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के गठन के बाद जो नेशनलाइजेशन हुआ था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, जो 1921 में बनी थी, उसी का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1955 में। और वही क्या कहलाई? एसबीआई कहलाई। क्लियर है? और 1958 में 58-59 में एसबीआई के सहयोगी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। लेकिन उस टाइम तक एसबीआई में न तो भारतीयों का प्रबंधन था और न ही स्वामित्व था। क्लियर है क्या? न ही प्रबंधन था न ही स्वामित्व था, यानी कि जो भी काम कर रहे थे सब उन्हीं के लोग काम कर रहे थे। किन के लोग? अरे जिनका राज रहा होगा यहाँ पे, कौन थे वो लोग? क्लियर है? क्लियर है ना? आगे बढ़े। हाँ, तो 1911 में पूरी तरह से स्वामित्व किसे मिलता है?
और प्रबंधन भारतीयों। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? फौज खान वाला। और पहले चेयरमैन कौन होते हैं? फिरोज शाह मेहता। क्लियर है? पहला मालिक कौन? फौज खान वाला। और चेयरमैन कौन? फिरोज शाह मेहता। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलो अब देखो। फिर आता है 1934, जहां से इंडियन बैंकिंग प्रणाली का एक अहम इरा चालू होता है। 1934 से बैंकिंग सिस्टम के अंदर, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक अहम इरा, जिस तरह से बिफोर इंडिपेंडेंस एक इरा था बैंकिंग प्रणाली का, उसी सीक्वेंस में आफ्टर इंडिपेंडेंस बोलो या अभी इंडिपेंडेंस मिली नहीं क्योंकि 1934 है, लेकिन यहां से एक अहम इरा बोल सकते हो जो इंडियन बैंकिंग प्रणाली के लिए बहुत मायने रखा। क्योंकि आरबीआई एक्ट जो आया वो 1934 में आया। कब आया? 1934 में। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हो जाता है। क्लियर है क्या? 1934 में आरबीआई एक्ट आता है और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हो जाता है। और 1 जनवरी 1949 से आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, यानी कि आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया जाता है 1 जनवरी 1949, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लियर है? और मार्च 1949 में ही बैंकिंग अधिनियम बनता है। क्लियर है क्या? मार्च 1949 में ही क्या बनता है? बैंकिंग अधिनियम। आई होप बात क्लियर होगी। और फिर 1969 में 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, जिनकी न्यूनतम संपत्ति 50 करोड़ थी। न्यूनतम संपत्ति कितनी थी? 50 करोड़। और ये कब हुआ काम? ये इंदिरा गांधी सरकार में हुआ। कब? इंदिरा गांधी। उस टाइम पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। ये याद रखिएगा कि जब 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है 1969 में, तो कौन करती हैं ये काम? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को प्रॉब्लम क्या नजर आई? बात समझ आ रही है आपको कि बैंकों को नेशनलाइज कर दिया जाए? आज की सरकार को क्या प्रॉब्लम नजर आती है कि बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए? दोनों बातें सोचने वाली है कि एक सरकार उस टाइम थी जो चीजों को नेशनलाइज करने में लगी थी, राइट। और एक टाइम आज का है कि जो चीजें प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में जा रही हैं। तो देखो दोनों चीजें अपनी जगह पर पॉजिटिव थी। दोनों चीजें, दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर पॉजिटिव थी। कैसे? समझना बात। उस टाइम पर देश को रीडेवलप करने का काम था, देश को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम था। बात समझ आ रही? देश को 1947 में या 1947 से लेकर के आप अगर देखेंगे 1960-80 तक, देश के पास यही इसी बात का एक सवाल खड़ा था कि देश को आखिर किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कि कंट्री प्राथमिक साधन के रूप में एग्रीकल्चर को अपनाए या औद्योगिकरण को अपनाए। क्लियर? कि एग्रीकल्चर को चुना जाए अपने कंट्री का प्राथमिक साधन, प्राथमिक रिसोर्स, प्राइमरी रिसोर्स, या इंडस्ट्रियलाइजेशन को चुना जाए। ये देश के राजनेताओं के पास, देश के पास एक बहुत बड़ा सवाल था, एक बहुत अहम मुद्दा था। और उस टाइम पे हमारी कंट्री ने, हमारे देश की गवर्नमेंट ने 1950 के डिकेड्स में क्या किया? औद्योगिकरण को कंट्री का प्राइमरी रिसोर्स चुना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम होना था, एजुकेशन के लिए स्कूल्स बिल्ड करने थे। क्लियर है? जबकि एग्रीकल्चर में पहले भी देश का एक बड़ा तबका काम कर रहा था, आज भी कर रहा है। बात समझ आ रही है?
तो उस टाइम पे सूदखोरी बहुत चल रही थी। मैं एक हल्का सा इतिहास आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। क्या चल रही थी? सूदखोर, यानी जो जमींदार थे कौन थे? जमींदार, जिन्हें साहूकार बोला जाता है। समझिए, कौन थे? साहूकार। वो साहूकार क्या कर रहे थे पता है आपको? जैसे मान लीजिए किसी को कर्ज दे दिया, कोई मान लीजिए है किसी नाम का एक इंसान, मान लो बल्लू है, ठीक है। साहूकार ने क्या किया? बल्लू को क्या कर दिया? कर्ज दे दिया। बात समझ आ रही? तो उस टाइम पे क्या हुआ? अब देखो, बल्लू ने कर्ज ले लिया, खेती बोई, सब कुछ किया। मान लो फसल किसी रीजन बस, जैसे आप जानते हैं कि इंडियन जो कल्टीवेशन है वो मानसून कल्टीवेशन है, यानी कि मानसून एग्रीकल्चर है हमारे कंट्री का, कि मानसून पर डिपेंडेंसी ज्यादा रहती है। मानसून अच्छा आया तो अच्छी क्रॉप, मानसून अप डाउन हो गया तो क्रॉप खत्म। क्लियर है? तो क्या होता था कि इतनी ब्याज लेते थे वो लोग, और इवन यहां तक बैंकों की पहुंच नहीं थी, किसी भी टाइप की बैंक। तो एक पहलू सहकारी बैंकों का भी यहीं से निकल के आता है कि गवर्नमेंट को सहकारिता लागू क्यों करना पड़ा, सहकारी बैंक क्यों लाने पड़े। तो मैटर था सूदखोरी, साहूकारों का बोलबाला। क्लियर है क्या? आई होप क्लियर होगी बात। फिर उसी कड़ी में 1980 में 6 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया जाता है, जिनकी न्यूनतम संपत्ति 200 करोड़ की थी। कितने करोड़ की? 200 करोड़ की, 200 करोड़ की संपत्ति थी, जिन्हें नेशनलाइज किया जाता है 1980 के डिकेड्स में। और 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है फिर से। क्या बात क्लियर है? 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। अब देखिए 2018 में क्या होता है? विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया जाता है, यानी कि विजया बैंक और देना बैंक को किस में मर्ज कर देते हैं? बीओबी में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस टाइम पर 2018, अभी हाल ही रिसेंटली की बातें हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इस टाइम पे एनपीए की चर्चाएं बहुत चल रही थी। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है। यानी कि एक ऐसा धन, एक ऐसी संपत्ति जो बैंकों ने कर्ज में दे दी है और अब उसकी रिकवरी नहीं है। तो एक सर्टेन टाइम बाद बैंक क्या करती हैं? उस असेट को, उस पैसे को एनपीए में डाल देती हैं कि ये एक ऐसा पैसा है देश का, एक ऐसा पैसा है कंट्री का जो इस टाइम पे वर्किंग पे नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? कई सारे बैंक बहुत ज्यादा लॉस में चले गए, और उन्हें लॉस में जाने की वजह से इन बैंकों का मर्जर करना पड़ा था। क्लियर है क्या? तो आई होप कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण से लेकर के बैंकों का इतिहास आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इन डेट्स को नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट डेट्स को याद कर लें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आया वैज्ञानिक प्रणाली के अंदर से, तो मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो बता दिया भारतीय रिजर्व बैंक का गठन। भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 से होता है, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो जाती है, जो अधिनियम के रूल थे, प्रावधान थे, उनके अनुसार। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, अगर आरबीआई के वित्तीय वर्ष की बात करें, आरबीआई के, ध्यान दीजिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। मोस्टली बच्चों को पता होता है, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे जानते हैं कि हाँ फाइनेंशियल ईयर आरबीआई का कितना, कौन सा है, कहां से कहां तक चलता है, इंडिया का कौन सा है, और भारत की कृषि का कौन सा है। लेकिन होता क्या है, मुद्दे की बात ये होती है कि सारी डिटेल
लमसम आसपास की होती हैं, तो कंफ्यूजन आ जाता है। तो अगर आरबीआई का वित्तीय वर्ष पूछे तो आपको याद रखना है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक का जो लेखा वर्ष है वो आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। क्लियर? आरबीआई इन दिनों में देश का जो भी लेन देन है, देश के अंदर जो भी पैसे का सर्कुलेशन है, देश के अंदर जो भी पैसा छपना है, बनना है, या मार्केट में आना है, मार्केट से वापस जाना है, कंट्री के अंदर आरबीआई किसी बैंक को लोन दे रही है, उसका रेपो रेट, उसका रिवर्स रेपो रेट कैसे तय करना है, ग्रोथ रेट कैसे आनी है, या कितना तय करके चलना है, वो सारी बातें जो काम करता है एक साल के अंदर आरबीआई, वो कब से कब तक करता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। क्लियर है? अब अगर भारत का वित्तीय वर्ष देखेंगे तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, और इसी वित्तीय वर्ष में आता है बजट। ये याद रखिएगा, जो आपको बजट मिलता है वो बजट भारत के वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग आता है। आरबीआई के वित्तीय वर्ष और भारत के कृषि वर्ष से कोई लेना देना इसका नहीं होता। आप देखते होंगे अक्सर कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट बोलती है कि हम बेस ईयर चेंज करने जा रहे हैं। पता है बेस ईयर क्यों चेंज करने जाते हैं? रीजन यही होता है कि जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष है और भारत का जो कृषि वर्ष है वो दोनों सेम है। देखिए, भारत का कृषि वर्ष भी 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक का होता है, और आरबीआई का वित्तीय वर्ष भी 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक का ही होता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए मानसून अच्छा है, तो जब मान लीजिए मानसून अगर अच्छा है तो होगा क्या? क्रॉप अच्छी आई। तो क्रॉप अच्छी आएगी तो बजट में जो भी घोषणाएं होती हैं उन घोषणाओं को करने के लिए, उन अनाउंसमेंट को करने के लिए सरकार के पास क्या होता है? ऑप्शन होता है। क्लियर है कि सरकार ऑप्शन है सरकार के पास कि सरकार कर देगी। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने बजट घोषित कर दिया, सरकार ने बजट घोषित कर दिए, एक पल के लिए मान लीजिए बजट आ गया, उसके बाद मान लीजिए मानसून चेंज हो गया, मान लीजिए मानसून चेंज हो गया, क्या करोगे? बजट गिरेगा ना। मानसून चेंज हो गया, क्रॉप नहीं आएगी, किसानों के पास पैसे नहीं पहुंचेगा, और जिन किसानों ने बैंक से कर्ज ले रखे हो, कर्ज के भी पैसे वापस नहीं करेंगे, वो पैसा एनपीए में जाने के कगार पे आ जाएगा। या तो सरकार माफ करे या तो किसानों को तानाशाही करे। समझ लो ना बात को। तो सरकार जब भी आपको लगे कि सरकार वित्तीय वर्ष चेंज करने जा रही है तो समझ लेना कि दोनों में मुद्दे यही होंगे, या तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष या तो भारत का कृषि वर्ष, दो मुद्दे। और देखो, अगर मान लो गवर्नमेंट चेंज भी कर लेती है तो 1 साल तक तो ठीक चलेगा, लेकिन अगली बार फिर वो दर्द देगा। क्लियर है? अगली बार वो फिर फिक्स नहीं बैठने वाला। तो सरकार चाहे तो हर साल चेंज करे तो ही वो फिक्स बैठा सकती है, अदरवाइज भारत का कृषि वर्ष, आरबीआई का वित्तीय वर्ष और भारत का वित्तीय वर्ष कभी साथ में नहीं बैठ सकते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भारत का कृषि वर्ष है और जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष है वो सेम होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। लेकिन भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होता है। क्लियर है? तो आरबीआई का और भारत का कृषि वर्ष ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, तीनों के वर्ष याद रखने हैं। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं तो यही चाहूंगा कि आप एक नोट्स प्रॉपर रेडी करें जिससे आपको एग्जाम के टाइम पे थोड़ा इजीली हो रिवीजन करने के लिए। क्लियर है? आगे देखिए, अब बात आती है सहकारी बैंकिंग प्रणाली की। किसकी? कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम। तो सहकारी बैंक का आशय क्या है? उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। तो पहली बात, कोऑपरेटिव बैंक है क्या? कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक है, वो छोटे बैंक है या वो वित्तीय संस्थान है जो शहरी यानी अर्बन के लिए भी और गैर शहरी यानी रूरल के लिए भी, दोनों क्षेत्रों में जो स्मॉल ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं, जो स्मॉल व्यवसायी हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, उन्हें क्या करती है? ऋण देती है यानी कर्ज देती है। क्लियर है? तो सहकारी बैंक का सबसे पहला पर्पज यही है
किसानों तक कर्ज पहुंचाना, किसानों तक उनकी जो यूटिलाइजेशन की चीजें हैं उन्हें सही टाइम पे और सही अमाउंट में अवेलेबल कराना, और किसानों को एग्रीकल्चर को लेकर के या किसी छोटे मोटे व्यवसायों को लेकर के उन्हें अवेयर करना, जिससे देश के अंदर एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं जैसे ऋण देना, पैसे जमा करना और बैंक खाता आदि प्रदान करते हैं। तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनता है, जो भी कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम का मेंबर बनता है, तो उन सारे मेंबर्स को वो सारी बैंक्स जो कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर आ रही हैं इन सुविधाओं को प्रोवाइड कराती हैं। जैसे ऋण देना हो जाता है, पैसे को जमा करना है तो आप पैसे को जमा कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ मेन प्रॉब्लम ये होती है कि गांव में आज भी कई ऐसे बहुत पिछड़े गांव हैं हमारे देश के अंदर जहां पर आज तक अवेयरनेस नाम की चीज नहीं पहुंची। क्लियर है? आज के भले ही इतना टेक्नोलॉजिकल जमाना हो चुका है, टेक्नोलॉजिकल टाइम चल रहा है, तो ऐसे गांव में लोग क्या करते हैं, पैसे देने से भी डरते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा इनकम होती है। और एक सोच क्या होती है, कर्ज लेने से डरते हैं, न तो ऋण देने के लिए अवेयरनेस है उनके पास कि ऋण ले लेंगे तो आगे से भी कुछ अच्छा हो जाएगा। बेटर बेटर क्या होता है, वो लोग ऑफलाइन ही, मतलब कि कैश लो कैश दो। तो सहकारी बैंक प्रणाली का एक पर्पज ये भी होता है कि वो अवेयरनेस पैदा करे। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों में अंतर क्या है। मेन अंतर क्या है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और जो कॉमर्शियल बैंक है उनमें अंतर क्या है। तो वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है, यानी ज्वाइंट स्टॉक है, जबकि सहकारी बैंक सहकारी संस्थाएं। क्लियर है? वो एक ज्वाइंट स्टॉक बैंक है, लेकिन जो सहकारी बैंक हो वो क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण के अधीन है। तो ये ध्यान देना, जो कमर्शियल बैंक आते हैं वो सारे बैंक्स आपके किसके अंदर आएंगे, आरबीआई के अंदर आएंगे, जबकि सहकारी बैंक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन है। क्या बात क्लियर है? तो जो आपके कमर्शियल बैंक हैं वो सारे आरबीआई के अंदर में आएंगे, और जो आपके सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के या कमेटीज के जो रजिस्ट्रार हैं, जो उनके द्वारा नियम निर्धारित किए जाते हैं, वो सारे उनके अधीन काम करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। सहकारी बैंकों में वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कई तरह की बैंकिंग सेवाएं देने की कम क्षमता होती है। तो सिंपल सी बात है, वाणिज्यिक बैंक है, सीधे आरबीआई के टच में है, आरबीआई के अंडर काम कर रहा है, तो उसके पास ज्यादा सुविधाएं देने की क्षमता होगी, और सहकारी बैंकों के पास कम सुविधा देने की क्षमता होती है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का दायरा सहकारी बैंकों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। तो आपको ये बात याद रखनी है, या ये आपको कहाँ काम आएगी, जब आपको कोई ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया जाएगा जो थ्योरी बेस होगा, फैक्चुअल नहीं। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो यह भूल जाइएगा कि क्वेश्चन होने वाला है, भूल जाइएगा कि सवाल होगा भी ये, क्योंकि उन चीजों को सोचने के लिए आपको कंटेंट की नीड होती है। क्लियर? सहकारी बैंकों की ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक रहती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कमर्शियल बैंकों की तुलना में थोड़ा ज्यादा रहता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा। अब तो आजकल भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तब भी काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अब सहकारी बैंकों का इतिहास क्या रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो आप तब तक नोट डाउन करिए। देखिएगा सहकारी बैंक का इतिहास। तो भारतीय सहकारी बैंकिंग का इतिहास वर्ष 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के पारित होने के साथ शुरू हुआ। तो 1904 में सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया,
और वहां से सहकारिता बैंकों का गठन होना चालू हुआ। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य सहकारी ऋण समितियों की स्थापना करना था। क्लियर हो गया कि सहकारी संस्थाएं या सहकारी बैंकें कहां से स्टेबल होना चालू होती हैं? 1904 के अधिनियम से। क्लियर है? कहां से? 1904 के अधिनियम से। तो आप इस बात को नोट डाउन कर लें कहीं भी कि 1904 के अधिनियम से सहकारी बैंकों को स्टेबल करना चालू किया जाता है, यानी कि गठन करना चालू किया जाता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट बात, स्वतंत्रता के बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, स्वतंत्रता मिली, तो उसके बाद और पहले 3 वर्षों के दौरान, यानी कि जैसे जैसे 1947 में मिली, ठीक है, तो 1947 से लेकर 1950 तक क्या हुआ? पहले 3 वर्षों के दौरान, यानी वर्ष 1949 तक या 1950 तक, सहकारी बैंकिंग की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य संभव नहीं हो पाया। कि जो एक दृष्टिकोण रखे गए थे कि क्या क्या टारगेट होंगे, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ तक पॉसिबल नहीं हो पाई। उल्लेखनीय है कि शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी बैंकिंग से संबंधित प्रावधान होने के बावजूद इसका अत्यधिक विकास संभव नहीं हो पाया, जिसके चलते इस ओर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की गई। क्लियर है क्या ये बात कि पंचवर्षीय योजनाएं आई और सहकारी बैंकों से संबंधित प्रावधान मौजूद भी थे, लेकिन वहां पर इस सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला और इम्पोर्टेंस बढ़ाई गई इसके लिए और इसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाने लगी। तो छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना ने देश के सहकारी ढांचे के विस्तार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपको याद रखना है कि छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे हैं। आगे बढ़े क्या? अब देखिए, तो सहकारी बैंकों का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला, ग्रामीण वित्त पोषण और सूक्ष्म वित्त पोषण हेतु गठन हुआ उनका। दूसरा, आम नागरिकों को बिचौलियों और साहूकारों के शोषण से मुक्त करना काम था। तीसरा, देश के किसानों और गरीबों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना। क्लियर है? चौथा, ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। पांचवा पर्पज क्या था? ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लघु उद्योग और स्वरोजगार गतिविधियों में संलग्न लोगों को व्यक्तिगत वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। तो ये उद्देश्य थे सहकारी बैंकों के, जिसके साथ सहकारी बैंकों का गठन किया गया। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। चलिए अब देखिए सहकारी बैंकों का महत्व क्या रहा। तो पहले हमने वहां पे बता दिया उद्देश्य क्या था। तो महत्व क्या था कि आम लोगों को बैंकिंग से जोड़कर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। कि जो आम लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो जानकार नहीं हैं, जो डरते हैं आज भी बैंक में पैसा जमा करने से, उन्हें अवेयर किया गया और उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर देश में जो आप आज देखते हैं ई श्रम कार्ड, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है? ये सब इन्हीं योजनाओं का प्रतिफल तो है, जो योजनाएं सहकारी बैंकों द्वारा 1904 से चलाई जा रही हैं। क्लियर है क्या? क्या है? ये सब प्रतिफल है कि जो शुरुआत पहले की गई थी उसके रिजल्ट आज आ रहे हैं। तो इसी वजह से बोलते हैं पहले शुरुआत करनी जरूरी है, रिजल्ट परिणाम देखना जरूरी नहीं है। परिणाम आए हैं, आते रहेंगे। जो सच्ची मेहनत कर रहे हैं 100% उसके सामने परिणाम आएंगे। क्लियर है? तो देश के सहकारी ऋण ढांचे का मुख्य उद्देश्य आम जनता को पारंपरिक ऋण स्रोतों का एक बेहतर विकल्प प्रदान करना है और सहकारी बैंकों ने इस उद्देश्य की प्राप्ति में बेहतर प्रदर्शन किया है। सहकारी बैंक ग्रामीण ऋण और कम पढ़ी लिखी आबादी को परंपरागत उधारदाताओं के चंगुल से बचाते हैं। तो कोई भी आप साहूकार की कहानी दिमाग में ला सकते हैं और जैसे ही कहानी आएगी तो आपको एक पूरा सिनेरियो याद आ जाएगा
कि सहकारी बैंकों से पहले गांव में क्या होता था, आज भी होता है कहीं कहीं। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल चीजें सारी बंद हो चुकी हैं। आज भी लोगों के साथ गांव में धोखाधड़ी होती है, गांव में क्या शहरों में हो जाती है। आजकल अच्छे अच्छे अवेयर लोग। क्लियर है। तो जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं आजकल शिकार हो जाते हैं। वो बोलता है हेलो मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, अच्छा भैया आपकी लॉटरी लगी है। क्लियर है। तो लॉटरी लग जाती है। तो गांव में सोचिए जहाँ शिक्षा नहीं है, जहाँ विकास नहीं है, जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, तो वहां तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। क्लियर है क्या ये बात। तो ध्यान तब है कि देश में परंपरागत उधारदाताओं ने दशकों से अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है। ऋण पर ब्याज की ऊंची दर लगाकर वे आज भी गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को अपेक्षाकृत काफी सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर अपने सदस्यों को अच्छी सेवाएं देना होता है। क्लियर है। तो उनका सहकारी बैंकों का कोई भी उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि यह होता है कि आप लोगों को एक अच्छी सर्विस मिल सके, एक गुड सर्विस मिल सके, और आप एक गुड गवर्नेंस के अंदर रह सके। क्लियर है। सहकारी बैंकों ने कृषकों के बीच बचत की आदतें विकसित कर बचत और निवेश को भी प्रोत्साहित किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अवेयरनेस बेस्ड काम है कि आप क्या करो, लोगों को जाकर के अवेयर करो। बात समझ में आ रही है। आपका केवल लेखपाल बनकर के ये काम नहीं है कि आप लोगों ने जरीब उठाई, अच्छा भैया पकड़ लो हम रख दे रहे, अच्छा रख दिया। कितने बीघे है लेखपाल साहब, 10 बीघे है। तो ये 10 बीघे मत करिएगा, थोड़ा बहुत टाइम मिले तो इन फैक्टर्स में भी ध्यान देना है। एक बात क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ऊंचे पर बैठा हुआ एक इंसान उन बातों में सुधार नहीं कर सकता जो एक बिल्कुल बेस पे नीचे खड़ा हुआ इंसान कर सकता है। क्लियर है। तो इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप एक बहुत बेस को डेवलप करेंगे कंट्री के, अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो। क्लियर है क्या। आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट, सहकारी बैंक और अर्थव्यवस्था का रिलेशन क्या है। कि देश के अंदर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कोऑपरेटिव बैंक को डेवलपमेंट मिलता है, बढ़ावा दिया जाता है, तो अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रिलेशन है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और अर्थव्यवस्था का। तो पहला, देश के नागरिकों की आर्थिक वृद्धि में ही देश की वृद्धि छिपी होती है। क्लियर है कि अगर देश का नागरिक, देश के सिटीजन वो आर्थिक वृद्धि कर रहा है तो देश की वृद्धि पक्की है, डन है। और दुनिया भर में जितने भी सहकारी ढांचे कार्य कर रहे हैं उनके प्रमुख सदस्य सिद्धांतों में सदस्यों का आर्थिक विकास पहले स्थान पर है। तो सहकारी बैंक क्या चाहते हैं कि अंत्योदय हो। एक तरह से आप क्या कह सकते हो, एक लाइन में बोल सकते हो इन शॉर्ट में कि सहकारी बैंकों का पर्पज अंत्योदय है। क्या है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है अंत से उदय। क्या होता है, अंत से उदय। क्लियर है। राइज फ्रॉम द एंड, कि जो लाइन में पीछे खड़ा है आप उसे उठाइए, लाइन में जो आगे खड़ा है उसे तो मिलना ही मिलना, लेकिन पीछे वाले तक कैसे पहुंचे। तो ये पर्पज किसका है, सहकारी बैंकों का है। क्लियर है क्या। तो भारत में भी सहकारी बैंक कई लोगों के लिए लाइफ लाइन के रूप में कार्य कर रहे हैं। यानी जिंदगी का जीने मरने का सवाल जो भी पैदा होता है वहां तक सहकारी बैंक पहुंच चुके हैं, लोगों की लाइफलाइन बन के काम कर रहे हैं। आज देश में सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंकों के साथ काम कर रहे हैं और कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों में लगे लोगों के लिए आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्लियर है क्या। तो सहकारी बैंकों को कम न समझें, आपको जो मेनली नॉलेज होना चाहिए
वो कॉमर्शियल बैंक से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में होनी चाहिए। क्लियर है क्या? आगे बढ़े तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश के सहकारी बैंकों को बदलते समय के साथ आवश्यकता अनुसार बड़े बदलाव की आवश्यकता है। तो हर एक इंसान को डेवलपमेंट की आवश्यकता है। अगर आप आज किसी नीचे पायदान पे खड़े हैं तो आप जरूर एक बार सोचेंगे कि काश मैं उस ऊंचे पायदान पर होता। और जो जो व्यक्ति उस ऊंचे पायदान पर खड़ा है वो एक बार ये जरूर सोचेगा कि काश मैं और ऊंचे पायदान पर होता। तो अगर एक छोटे से पायदान से ऊंचे पायदान पर पहुंचना है और फिर और ऊंचे पायदान से और उससे ऊंचे पायदान पर पहुंचना है तो आपको एक छोटे पायदान से सुधार करना चालू करना होगा। तो सहकारी बैंकों के साथ भी यही है कि सहकारी बैंक अभी एक अगर छोटे पायदान पर हैं तो देश के अंदर उन्हें सुधार के साथ आगे लाने की जरूरत है जिससे अर्थव्यवस्था में देश का सुधार आ सके। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब देखिए सहकारी बैंकों के समझ चुनौतियां क्या है। अब एक बात सुन लीजिए, मैं एक बात आपको बता देता हूँ। जो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन आने हैं वो आपके लिए कंटेंट हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो है ये आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? अगर आप सोचो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एक आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप आंसर लिख रहे हो, मान लो आप सिविल के लिए जा रहे हो और वहां सहकारी बैंक का क्वेश्चन आता है, वहां सहकारी समिति का क्वेश्चन आता है, तो आप इन सारी चीजों को एकदम बेधड़क यूज करना। और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आपका आंसर फेल नहीं होगा। बेधड़क यूज करना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब तक छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने में असफल रहा है। तो पहली बात तो ये चुनौती है। दूसरा, सभी स्तरों पर अतिदेय एक बड़ी समस्या है, यानी ओवर ड्यूज। अभी बोला मानसून एग्रीकल्चर है, लोन ले रखा है, कर्ज है किसान पर, मान लो बारिश ज्यादा हो गई, ओले गिर गए, सूखा पड़ गया, तो इसे होता क्या है? अब भाई किसान के पास आएगा कहां से? अब तो है नहीं, बिजनेसमैन तो है नहीं कि चलो भाई ना सही एक कंपनी जाने दो, या एक महीने की तनख्वाह ना सही स्टम्प चली जाएगी। तनख्वाह क्या होती है? पास तो टर्नओवर आता है। क्या आता है? टर्नओवर। हाँ, क्लियर है। लेकिन फार्मर है, फार्मर के पास केवल रिसोर्स जो है उसके पास एग्रीकल्चर है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की सदस्यता मात्र 45% ही है, जिसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के 55% लोग अब तक सहकारिता से जुड़ ही नहीं पाए हैं। क्या बात क्लियर है? तो 45% ऐसे मेंबर हैं जो सहकारी बैंकों से उनकी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। 55% देश के किसान या 55% देश की ऐसी जनता जो अभी सहकारिता को जानती तक नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, वर्ष 1972 में गठित बैंकिंग आयोग ने इसके लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार बताया था। तो कौन कौन से कारण थे देखिए। पहला, ऋण हेतु निश्चित सुरक्षा यानी सिक्योरिटी प्रदान करने में लोगों की अक्षमता। तो ऋण हेतु कोई निश्चित सुरक्षा नहीं है। भूमि अधिकार का कुप्रबंधन है। बात समझ आ रही है कि जैसे कोई लोन लेने जाता है तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, बैंक डॉक्यूमेंट मांगता है। अगर सही टाइम पे लोन नहीं चुका पाते तो लोग उन डॉक्यूमेंट का एक बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट के साथ यूज करते हैं। तो जो भूमि का रिकॉर्ड होता है उसका सहकारिता के अंदर मिसमैनेजमेंट का भी केसेस आते रहते हैं। क्लियर है? थर्ड क्या बात आई? निर्धारित क्रेडिट सीमा की अपर्याप्तता, यानी कि क्रेडिट सीमा जो थी वो अपर्याप्त रही, निर्धारित क्रेडिट सीमा नहीं रही। ऋण चुकाने में सदस्य की अयोग्यता। क्लियर है? तो अयोग्यता के बारे में बता चुके हैं क्या क्या रीजन है। कई अध्ययनों में सामने आया है कि देश के कुछ सहकारी बैंक निष्क्रिय हो गए हैं और कुछ तो सिर्फ कागजों पर ही है, मतलब रियल में कुछ नहीं है। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी कि किसी गांव में जंगल लगना है, तो बात क्या हुई कि हमने पढ़ा हाँ भाई जंगल लग गया, न्यूज़पेपर में अच्छा खासा आ गया। उसके बाद जब एक रिपोर्टर लाइव रिपोर्ट करने गया
तो पता चला वहां धूल उड़ रही है, जंगल का एक पेड़ का नामो निशान नहीं। तो देश के अंदर ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हैं, उनमें से एक सहकारिता डिपार्टमेंट भी है, सहकारी बैंक डिपार्टमेंट भी है, कि जिनमें डॉक्यूमेंट्री तो बहुत अच्छी है कि हाँ भाई ये सहकारी बैंक यहाँ स्टेबल है, और वहां चले जाओ सहकारी बैंक के नाम पे एक कमरा नहीं है। अब बताओ, तो ये भी सहकारी बैंकों के लिए क्या है, चुनौतियां हैं। अधिकतर सहकारी बैंक पेशेवर प्रबंधन की कमी का भी सामना कर रहे हैं, यानी मैनेजमेंट का। जैसे क्या होता है आप लोगों को पता है, मेन पर्पज क्या होता है, आज की देश की पब्लिक क्या चाहती है। आप में से भी कई लोग चाहते होंगे सरकारी नौकरी मिल जाए, आराम से बैठ के कुर्सी तोड़ेंगे आप। कई होंगे ऐसे सोच वाले, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ बिल्कुल, खुद को भी सबको भी। क्यों चाहते हैं सर्विस, काम न करना पड़े। यार काम नहीं करोगे, देश की इकोनॉमी, देश की सुरक्षा, देश का प्रबंधन कैसे चलेगा। तो अपनी जिम्मेदारियों के लिए तो काम करना पड़ेगा ना। लेकिन जैसे बैंकों में चले जाओ, ऐसा कैसा ट्रीट करते हैं जैसे उनके फादर का बैंक है। क्यों भाई, आपको सर्विस देने के लिए बैठाया गया है, तब सर्विस दो ना। क्या आपको सैलरी नहीं मिलती टाइम पे, है ना। पीछे से आ जाइए, मतलब थोड़ा बहुत। तो यार अब ये क्या है, मिसमैनेजमेंट ही तो है। क्यों आ जाए पीछे से। थिंक अबाउट इट, ये एक देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्लियर है क्या, आगे बढ़ो। तो आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं ओवरव्यू ले लूं। हम लोगों ने पहले बैंक का इतिहास पढ़ना चालू किया, बैंक का इतिहास पढ़ा सबसे पहले। ठीक, बैंक का इतिहास से पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ आए, सहकारी बैंक में आए। सहकारी बैंक में आए, सहकारी बैंक में कहाँ आए, 1904 के अधिनियम में, सहकारी बैंक अधिनियम, सहकारी बैंक अधिनियम 1904 देखा। उसके बाद क्या हुआ, सहकारी बैंकों का गठन होता है, इनका क्या होता है, गठन हो जाता है। गठन के बाद हमने क्या देखा, सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों में अंतर देखा। क्या देखा, वाणिज्यिक बैंकों में अंतर देखा, इनके बीच रिलेशन देखे, संबंध भी देखे। क्लियर है। और क्या देखा, फिर सहकारी बैंकों में चुनौतियां क्या है, चुनौतियां देखी। क्लियर है। तो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर होंगी, सारे फैक्ट क्लियर होंगे। आपको याद करना है, डेट याद करके रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज चैनल को शेयर कर दें कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारी बात पहुंच सके, उन्हें बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।